कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जेल में ग्रेनुई नाम का एक कैदी बंद है। जेल के कुछ पहरेदार मिलकर उस कैदी को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, जहां हजारों लोगों की भीड़ उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखते ही सभी लोग उसे गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं और उसकी फांसी की मांग करने लगते हैं। तभी जेल का जनरल उस कैदी द्वारा किए गए कर्मों की सजा की घोषणा करता है कि उसे मारने से पहले उसके हाथ और पैरों की सारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी और उसकी खाल तक उतार ली जाएगी। यह बात सुनते ही वहां मौजूद सारी जनता बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आखिर इस लड़के को इतनी दर्दनाक सजा क्यों दी जा रही है, यह जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहां हम एक लड़की को मछली बाजार में काम करते हुए देखते हैं। अचानक उसे प्रसव पीड़ा होती है और वह एक बच्चे को जन्म देती है। यह बच्चा कोई और नहीं, उसका नाम ग्रेनुई है। लेकिन पैदा होते ही माँ बच्चे को लात मार देती है। उसे लगता है कि ग्रेनुई मर गया है, लेकिन तभी बाजार की गंदगी की बदबू सूंघकर वह जोर से रोने लगता है। यह देखकर माँ घबरा जाती है और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सबके सामने पकड़ ली जाती है। और इसका नतीजा यह हुआ कि उस लड़की को फांसी की सजा सुना दी गई, क्योंकि उस दौर में नाजायज बच्चा पैदा करने की सजा सिर्फ मौत होती थी। बच्चे को कानूनी तौर पर एक अनाथालय भेज दिया गया, जहां की मालकिन एक अधेड़ उम्र की औरत थी जिसका नाम गाइलार्ड था। उस अनाथालय में और बच्चों को रखने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन वह सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे मजबूरी में ग्रेनुई को रखना पड़ा। जगह की कमी की वजह से बाकी बच्चों ने एक दिन योजना बनाई कि वे ग्रेनुई को मार देंगे, लेकिन गैयार को इस बात का पता चल जाता है और एक बार फिर ग्रेनुई की जान बच जाती है। अनाथालय के सारे बच्चे ही गैयार की कमाई का जरिया थे, क्योंकि वह उनसे पूरा दिन काम करवाती थी और बदले में उन्हें रहने और खाने को देती थी। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। ग्रेनुई धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी हरकतें भी अजीब होती जाती हैं। वह हर चीज को गहराई से सूंघकर उसे महसूस करता था। धीरे धीरे यह आदत और बढ़ती गई और अब वह आंखें बंद करके भी दूर की चीजों की गंध से पहचान लेता था, जैसे कहाँ मिठास है और कहाँ पानी। धीरे धीरे वह बोलना भी सीख गया। जब वह 15 साल का हुआ तब मैडम गैयार के पास उसके लिए कोई कमरा नहीं बचा था, इसलिए उसने ग्रेनुई को एक व्यापारी को बेच दिया। लेकिन जब गैयार पैसे लेकर लौट ही रही थी, तभी रास्ते में कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या करके पैसे लेकर भाग गए। इधर ग्रेनुई को अब एक टैनरी में काम करने के लिए भेज दिया गया, जहां रसायनों, बदबूदार पानी और गंदगी से भरा हुआ माहौल था। इसी वजह से वहां ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में मर जाते थे। लेकिन ग्रेनुई के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक दिन उसका मालिक उसे काम के सिलसिले में शहर ले गया। तभी पहली बार ग्रेनुई को एहसास हुआ कि हवा अनगिनत खुशबुओं से भरी हुई है। उसी समय उसे एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जैसी उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। उसी दौरान उसका मालिक एक व्यापारी से सौदा करने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर ग्रेनुई एक दुकान तक जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि लोग तरह तरह के इत्र खरीद रहे हैं। उसी समय दुकानदार एक मोहतरमा को नया इत्र सूंघाता है। वह महिला उस खुशबू से मदहोश हो जाती है और कहती है, जनाब, वाकई यह खुशबू तो लाजवाब है। तभी ग्रेनुई को उस इत्र से भी कहीं ज्यादा तीव्र खुशबू महसूस होती है। दरअसल सड़क से फल लेकर जा रही एक जवान लड़की की खुशबू ग्रेनुई को पागल कर देती है। वह उसके करीब पहुंच जाता है। उसे देखकर लड़की चौंक जाती है और पूछती है, क्या आप फल खरीदना चाहते हैं? लेकिन ग्रेनुई कुछ नहीं बोलता और बस उसे घूरता रहता है। लड़की फल देने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी ग्रेनुई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सूंघने लगता है। लड़की डर जाती है और वहां से भाग जाती है। ग्रेनुई उसका पीछा करता है और उसकी खुशबू का अनुसरण करते करते आखिरकार उसके घर तक पहुंच जाता है। उस समय घर में और कोई नहीं होता। ग्रेनुई पीछे से उसके करीब पहुंचता है। जैसे ही लड़की मुड़कर देखती है, वह डर जाती है और जोर से चीख पड़ती है। ग्रेनुई उसका मुंह दबा देता है। उसी वक्त पास से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। डर के मारे ग्रेनुई उसका मुंह और जोर से दबाए रखता है, जब तक वे लोग वहां से चले नहीं जाते। लेकिन इसी दौरान अनजाने में लड़की की सांसें रुक जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर ग्रेनुई को बहुत दुख होता है। वह लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी खुशबू ने उसे इस कदर पागल कर दिया था। उसने उसके कपड़े उतार दिए और उसके शरीर के हर हिस्से को पागलपन की तरह सूंघने लगा। किसी लड़की के साथ यह उसका पहला अनुभव था। उसी दिन उसका मालिक गुस्से में उसे बुरी तरह पीटता है और धमकी देता है कि अगर अगली बार बिना बताए गायब हुआ तो उसे जान से मार देगा। उस रात ग्रेनुई सो नहीं पाया। इसकी वजह यह नहीं थी कि उसे मार पड़ी थी, बल्कि इसलिए कि उस लड़की की खुशबू ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया था। उन दिनों पेरिस में कई परफ्यूमर की दुकानें थीं। उन्हीं में से एक दुकान थी इतालवी परफ्यूमर जोसेफ की। 3 साल पहले तक वह इस कारोबार के बादशाह माने जाते थे,
लेकिन आजकल जोसेफ की दुकान उतनी नहीं चलती थी। इन दिनों बाजार में एक नए परफ्यूम की काफी चर्चा थी, जो उसी दुकान की थी जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जोसेफ ने भी उस खुशबू को बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बार बार नाकाम रहे। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि ग्रेनुई खड़ा था, जो उनके लिए बकरी की खाल लेकर आया था। ग्रेनुई जैसे ही अंदर आता है, उसे तरह तरह की खुशबू महसूस होती है और वह चारों तरफ मौजूद हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। जोसेफ ने बकरी की खाल को जांच कर कहा, खाल ठीक है, लेकिन अभी मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, कुछ दिन बाद कर पैसे दे दूंगा। तभी ग्रेनुई ने उससे पूछा, क्या आप इस लेदर की खुशबू से परफ्यूम बनाएंगे? जोसेफ हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। ग्रेनुई बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ मौजूद सामान से आपके लिए एक परफ्यूम बना सकता हूँ। यह सुनते ही जोसेफ हंस पड़ा और बोला, तुम परफ्यूम बनाएंगे? तुम्हें परफ्यूम बनाने का पता है? ग्रेनुई कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। तब वह अपनी नाक के सहारे शीशियों को सूंघते घुमाते गया और अपनी सूंघने की शक्ति से चीजों को एक एक करके मिलाता गया। कुछ ही देर में परफ्यूम तैयार हो गया और उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जोसेफ कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। यह परफ्यूम उसके अब तक के करियर की सबसे बेहतरीन कृति थी। जोसेफ इस प्रतिभा को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रेनुई को भारी रकम देकर खरीद लिया। लेकिन अगले दिन उसका पुराना मालिक एक हादसे में मृत्यु को प्राप्त हो गया। सदाए किस्मत ऐसी है कि ग्रेनुई जिसे छोड़ा उसका मालिक मर जाता है। इधर ग्रेनुई को खरीदने वाले दोनों, जोसेफ और उसका साथी, मिलकर तरह तरह की खुशबू वाले परफ्यूम बनाने लगते हैं और काफी मशहूर हो जाते हैं। जोसेफ का खोया हुआ व्यवसाय भी धीरे धीरे लौट आता है। एक दिन जोसेफ ग्रेनुई को परफ्यूम बनाने की कुछ तकनीकें बता रहा था। उसने समझाया कि परफ्यूम बनाने के लिए कुल 12 नोट्स की जरूरत होती है, जो 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं। 1. हेड नोट, परफ्यूम की पहली छाप, जो सिर्फ कुछ मिनटों तक रहती है। 2. हार्ट नोट, परफ्यूम की थीम या उसकी असली पहचान। 3. बेस नोट, परफ्यूम की जान, जो कई दिनों तक उसकी खुशबू बनाए रखता है। जोसेफ ने यह भी बताया कि प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि अगर कोई इन 12 नोट्स के बाद 13वां नोट बना ले तो ऐसा परफ्यूम तैयार होगा जिसे सूंघकर इंसान अपना आपा खो देगा। ग्रेनुई को यह सुनकर लगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, लेकिन अफसोस, आज तक कोई भी इसे बनाने में सफल नहीं हो पाया। तभी ग्रेनुई कहता है, मास्टर, आप मुझे यह सिखा दीजिए कि किसी भी चीज की खुशबू को कैसे सुरक्षित प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन जोसेफ कुछ नहीं कहते। तब ग्रेनुई जोसेफ के साथ एक सौदा करता है, मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाऊंगा, बस एक बार मुझे खुशबू को कैद करने का तरीका सिखा दीजिए। उसके भीतर सीखने की जो तीव्र भूख थी, उसे देखकर जोसेफ को आखिरकार उसे सिखाना ही पड़ता है। वह उसे गुलाब के फूल उबालकर उनकी खुशबू को कैद करना सिखाता है और कहता है कि इसी प्रक्रिया से किसी भी चीज की खुशबू को कैद किया जा सकता है। इसके बाद ग्रेनुई उसी प्रक्रिया से अलग अलग चीजों की खुशबू कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकाम होने की वजह से एक दिन गुस्से में वह सारी चीजें तोड़ने लगता है। आवाज सुनकर जोसेफ नीचे आते हैं और गुस्से में ग्रेनुई कहते हैं, आपने मुझसे झूठ बोला। ग्रेनुई ने लोहे और तांबे के कुछ नमूने आजमाए थे, लेकिन किसी में भी खुशबू कैद नहीं हो पाई। यह देखकर जोसेफ हैरान रह जाते हैं। तभी उनकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और वे ग्रेनुई पर चिल्लाने लगते हैं। ग्रेनुई चुपचाप उनकी डांट सुनता रहता है और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह सब चमड़ा फैक्ट्री में काम करने का नतीजा है। उसका शरीर धीरे धीरे झर से भर चुका है। यह देखकर जोसेफ डर जाते हैं कि कहीं उनका धंधा फिर से बर्बाद न हो जाए। थोड़ी देर बाद जब ग्रेनुई को होश आता है तो वह फिर वही सवाल दोहराता है, क्या कोई और तरीका है जिससे किसी भी चीज की खुशबू को कैद किया जा सके? तभी जोसेफ कहते हैं, ऐसा तरीका तो है, लेकिन वह केवल ग्रास नाम के शहर में ही सिखाया जाता है। धीरे धीरे ग्रेनुई ठीक हो जाता है। उसकी जिद के चलते ग्रास शहर में घुसने के लिए जोसेफ उसे कुछ कागज और कुछ परफ्यूम के फार्मूले दे देते हैं। जोसेफ इस पर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ग्रेनुई के पास सफलता की चाबी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात उसका घर जल गया और जोसेफ की मृत्यु हो गई। इधर जब ग्रेनुई ग्रास शहर के पास पहुंचता है, तभी उसे एक खुशबू महसूस होती है। यह खुशबू एक बग्घी में बैठी एक अप्सरा जैसी लड़की से आ रही थी। उसकी खुशबू से ग्रेनुई का रोम रोम खिल उठा। वह उसका पीछा करते हुए ग्रास तक पहुंच गया। गेट पर जोसेफ द्वारा दिया गया कागज दिखाकर शहर में प्रवेश किया और उस लड़की की खुशबू सूंघते हुए वह उसके घर तक पहुंच गया। वह लड़की जो भी कुछ करती, ग्रेनुई दूर से हर एक पल को महसूस करता था।
जैसे ही मौका मिला वह दीवार फाड़कर घर के अंदर चला गया। वहां उसने उस लड़की को आंगन के बाहर देखा। थोड़ी देर बाद लड़की ने हाथ में एक फूल लेकर मां के समारोह में चढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया। तभी उसका पिता उसे पुकारता है। इसी समय ग्रेनुई को उसका नाम पता चला। उसका नाम था लॉरा। खैर, इसी शहर में ग्रेनुई को एक नौकरी मिली जहां वह खुशबू निकालने की तकनीक सीखता है। उसी दौरान वह एक कपल को देखता है जो फूलों के बाग और अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। रात में वह उन दोनों प्रेमियों को एक साथ देखता है। तब वह लड़का उस लड़की के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की नोक झोंक करते हुए एक छप्पर पर चढ़ गई और मजाक में लड़के को सीधे नीचे धकेल दिया। इससे लड़का गुस्से में आ गया और वहां से चला गया। लेकिन अचानक किसी ने छप्पर पर चोट लगाई और वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। उसके बाद लड़की की लाश उस शीशे के टैंक में देखी जाती है जिसमें से खुशबू निकाली जाती थी। असल में ग्रेनुई ने उस लड़की को मार दिया था ताकि वह उसकी खुशबू निकाल सके। तभी अचानक किसी के आने की आवाज सुनकर ग्रेनुई ने टैंक को पूरी तरह ढक दिया। वह बाहर गया और देखा कि बाहर एक वर्कर फूल लेकर आई थी। इस बीच वह वर्कर अंदर जाना चाहती थी क्योंकि वह देखना चाहती थी कि इन फूलों से खुशबू कैसे बनाई जाती है। तब ग्रेनुई थोड़ा डर गया कि वर्कर को कुछ पता न चल जाए। इतने में उस मालकिन भी वहां पहुंच गई। बॉयलर को ढका हुआ देखकर उन्होंने सवाल किया। ग्रेनुई ने कहा कि वह नई खुशबू की तलाश में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सुपरवाइजर ने जब पानी को चेक किया तो कोई सुगंध नहीं मिली। उसने कहा, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल है। यह कहकर वह निकल गया। मतलब यह प्रक्रिया असफल हुई, लेकिन ग्रेनुई रुका नहीं। उसने एक वेश्या को हायर किया और अपने साथ कुछ क्रीम और कुछ कपड़े लेकर गया। यह सब देखकर वह औरत भी हैरान थी कि आखिर वह क्या करने वाला है। ग्रेनुई ने बताया कि वह एक परफ्यूम बनाने वाला है जिसके लिए उसे उसके शरीर की खुशबू की जरूरत है। पैसा पाने की लालच में औरत मान गई। साथ में वही औरत का कुत्ता भी था। लेकिन जैसे ही ग्रेनुई ने चाकू निकाला, उस औरत को डर लग गया और वह ग्रेनुई से कहने लगी कि वह यहाँ से चला जाए। लेकिन ग्रेनुई ने उसे भी मार दिया। फिर उसने उस औरत के सारे बाल काट दिए और उसके शरीर पर क्रीम लगाकर कपड़ों में लपेट दिया ताकि उस औरत की खुशबू उस चर्बी में समा जाए। उसके बाद वह सारे सामग्री अपने लैब में ले गया। वहां उसने उस चर्बी को उबालकर कई बार फिल्टर किया। दूसरी ओर उस औरत की मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ असल में क्या हुआ। तभी ग्रेनुई ने अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए उस औरत से निकली खुशबू अपने हाथ में लगाई। तब वही औरत का कुत्ता जैसे ही अपनी मालिक की खुशबू सूंघता है, सीधे ग्रेनुई तक पहुंच गया। इसका मतलब था कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल था। यह उसकी सफलता का पहला कदम था। अब उसे ऐसी और 12 खुशबू की जरूरत थी। 12 नोट्स जो मिलकर 13वां कोड बना सकें। अगली रात लॉरा का जन्मदिन था। चारों तरफ भीड़ थी। ग्रेनुई भी वहां अपने अगले शिकार की तलाश में मौजूद था। लॉरा ने मोमबत्ती बुझाने के बाद लड़कियों के साथ लुका छुपी खेल शुरू किया। उसी जगह पर एक छोटा भुलभुलैया था जहां लॉरा और उसकी सहेलियां जाकर छुप गईं। मौका देखते ही ग्रेनुई ने लॉरा का पीछा किया, लेकिन लॉरा की नसीब अच्छी थी। मगर जब सब बाहर आए तो वहां एक खामोशी छा गई। भुलभुलैया के अंदर से 2 कुंवारी लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। पूरा भुलभुलैया छान मारा गया, लेकिन वह दोनों कहीं नहीं मिली। अब तक ग्रेनुई उन 2 लड़कियों की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। अगली सुबह एक पुल के नीचे पानी में बाल कटे हुए और शरीर नग्न स्थिति में उन दोनों की लाशें मिली। इससे पूरे शहर में खौफ फैल गया। अदालत में बड़ी चर्चा हुई। कर्फ्यू लगाने की मांग उठी ताकि वह दरिंदा शहर से भाग न सके। लेकिन कुछ व्यापारी इसका विरोध करने लगे क्योंकि उनका कारोबार रुक जाएगा। कुछ ही दिनों बाद एक और कुमारी लड़की गायब हो गई। फिर अगले दिन एक चरवाहे की लाश खेत में मिली। उसके भी बाल कटे हुए थे और शरीर नग्न था। इसके चलते खौफ इतना बढ़ गया कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब तक 4 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। पुलिस हर गली और मोहल्ले में तैनात थी, मगर ग्रेनुई की श्रृंखला फिर भी जारी रही। एक एक करके उसने 5 अलग अलग लड़कियों से 5 नोट्स बना लिए थे। छठी लड़की भी उसकी शिकार बन गई। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उनके पास न तो कोई सुराग था, न कोई गवाह। इधर ग्रेनुई ने 7वीं शिकार भी पूरी कर ली। अब तक लॉरा के पिता को समझ आ चुका था कि यह हत्यारा साधारण नहीं है। उन्होंने गौर किया कि जिन लड़कियों को निशाना बनाया गया वे सब कुंवारी और खूबसूरत थीं। मतलब हत्यारा उनकी सुंदरता की वजह से उन्हें मार रहा था। शहर की गली गली में इस पर चर्चा हो रही थी। तभी एक और लड़की भी गायब हो गई। अब ग्रास की हवा में केवल एक चीज बची थी, खौफ की गंध।
कोई भी नौजवान लड़का अगर किसी लड़की के आसपास भी भटकने की कोशिश करता तो लड़कियां बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ती। अगले दिन खबर आई, 10वीं लड़की भी गायब हो गई। अब शहर के लोग इस खौफ की वजह से अपने घरों को बंद करने लगे। एक आदमी अपनी खिड़की बंद करने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उन्हीं लकड़ियों के ढेर में एक अजीब हालत में एक लड़की की लाश मिली। इसके साथ ही ग्रेनुई का 10वां नोट पूरा हो गया। कुछ ही दिनों बाद 11वीं लड़की भी गायब हो गई। अब तक ग्रेनुई 11 नोट्स बना चुका था। उसके 13वें परफ्यूम की कड़ी लगभग पूरी होने वाली थी। लेकिन शहर के लोगों के मन में इतना ज्यादा खौफ भर चुका था कि लोग डर के मारे किसी पर भी शक करने लगते और बिना सोचे समझे गोली तक चला देते थे। ग्रास अब एक शहर से ज्यादा एक बंद जेल बन चुका था। इस बार हालात और भी खतरनाक थे क्योंकि चर्च के अंदर एक नन की लाश मिली। यह हत्या बाकी सभी से ज्यादा खौफनाक थी क्योंकि अब पवित्र जगहें भी सुरक्षित नहीं रहीं। अब ग्रेनुई को बस अपने आखिरी शिकार की जरूरत थी जो उसके 13वें नोट को पूरा कर सके। लेकिन तभी अचानक खबर आती है कि हत्यारा पकड़ा गया है और उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है। यह सुनते ही पूरा शहर खुशी से झूम उठता है, जैसे शहर में दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन लौरा के पिता का मन अब भी डर से भरा हुआ था क्योंकि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि कोई हत्यारा खुद से आत्मसमर्पण कर दे। अगर आत्मसमर्पण करने वाला असली हत्यारा नहीं हुआ तो यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सपना और भी भयानक था। लौरा के पास दौड़ते हुए गया और वहां लौरा का खिड़की खुला हुआ था। लेकिन लौरा ने कहा कि खिड़की नहीं खुली। यह सुनते ही उसके पिता डर गए और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि सुबह होते ही शहर छोड़ देंगे। अगले दिन वे लौरा को लेकर एक गुप्त ठिकाने की ओर रवाना हुए। लेकिन ग्रेनुई अपनी असाधारण खुशबू सूंघने की शक्ति से उनका पीछा करने लगा। उसी शहर में एक और खुलासा हुआ। उस वेश्या का कुत्ता मिट्टी खोदते समय लड़कियों के कपड़े और बाल निकाल लाया। पुलिस वहां पहुंची और सब स्पष्ट हो गया। असल हत्यारा ग्रेनुई ही था। इधर ग्रेनुई अपने शिकार के ठिकाने तक पहुंच चुका था। लौरा के पिता ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और सोच रहे थे कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन उसने कमरे की चाबी मेज पर ही छोड़ दी। आधी रात में जब सब गहरी नींद में थे, ग्रेनुई चुपके से अंदर आया। उसने चाबी उठाई, दरवाजा खोला और अपनी कमरबद्ध योजना को अंजाम देना शुरू किया। सुबह जब लौरा के पिता ने दरवाजा खोला, उसके बाद वह खुद को संभाल नहीं पाए। लौरा बिस्तर पर मृतप्राय स्थिति में पड़ी थी। इधर ग्रेनुई अब तक अपना 13वां नोट पूरा कर चुका था। उसने 12 नोटों को मिलाकर जब 13वां नोट जोड़ा तो उसका परफेक्ट परफ्यूम तैयार हो गया। लेकिन उसी समय लौरा के पिता के लोग उसके ठिकाने पर पहुंच गए। वह पकड़ लिया गया। जब उसे सख्ती से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, उसका बस एक ही जवाब था, मुझे सबकी जरूरत थी। और जितनी बार उसे पूछा गया वह उतनी ही शांत आवाज में यही दोहराता रहा। कहानी अब उसी दिन पर लौटती है जिस दिन ग्रेनुई को फांसी दी जानी थी। शहर का माहौल किसी उत्सव जैसा था। चारों तरफ लोग, हर कोई ग्रेनुई को मारते देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन ऊपर शायद कुछ और ही मंजूर था। जब जेलर उसे लेने आया तभी ग्रेनुई ने परफ्यूम की शीशी खोली। जैसे ही उसकी खुशबू हवा में फैली, वहां मौजूद सारे लोग जैसे अपना होश खो बैठे। उस महक ने सबके दिमाग पर राज कर दिया। जब ग्रेनुई को सजा के मंच तक लाया गया, जाल्लाद उसके सामने घुटने टेक दिया। तभी ग्रेनुई ने परफ्यूम की खुशबू हवा में छोड़ दी और जनता पागल हो गई। लोगों की आंखों में अद्भुत भाव थे। किसी ने उसे फरिश्ता कहा, किसी ने एंजेल। किसी के मन में अपनी इच्छा का कोई हिसाब नहीं रहा। हर किसी के चेहरे पर प्रेम और वासना भरी हुई थी। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। जो लोग पहले एक दूसरे से नफरत करते थे, वे अब बिना किसी झिझक के एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों में लिप्त हो गए। ना शर्म, ना डर, जैसे प्रेम का मेला चल रहा हो। तभी ग्रेनुई को एहसास हुआ कि ये सब होने के बाद भी उसके अंदर प्यार का एहसास नहीं हुआ। उसे याद आई वह पहली लड़की जिसे देखकर उसे पहली बार प्यार का अनुभव हुआ था। वह सोचने लगा कि अगर गलती से उसने उसे नहीं मारा होता तो शायद आज वह उसके साथ होती। तभी लौरा के पिता दूर से सब देख रहे थे। सब देखकर गुस्से में वे तलवार लेकर ग्रेनुई की ओर बढ़े और बोले, तू सबको धोखा दे सकता है मगर मुझे नहीं। ग्रेनुई सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, परफ्यूम की खुशबू ने उसे बेहोश कर दिया और वह भी उसे अपना भगवान मानने लगा। कुछ घंटे बाद जब परफ्यूम का असर खत्म हुआ तो लोग एक दूसरे को ऐसी हालत में देखकर खुद ही हैरान रह गए।
शहर की टाउन काउंसिल ने तुरंत इस मामले की दोबारा जांच शुरू करने का फैसला किया। इधर असली हत्यारा ग्रेनुई अब तक आधा रास्ता तय कर चुका था। उसके पास अभी भी इतना परफ्यूम था कि अगर वह चाहता तो आधी दुनिया को अपने गुलाम बना सकता था। वह चाहे तो सब कुछ पा सकते थे, लेकिन उस प्यार के सिवा जिसे वह अपने अंदर खो चुकी थी, कुछ भी नहीं। इसलिए वह वापस अपनी जन्मभूमि पेरिस लौट आया, जहां उसका सफर समाप्त होने वाला था। उसने अपनी पूरी परफ्यूम की शीशी अपने ऊपर छिड़क दी और फिर वही हुआ जो होना था। वहां के लोग उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसका कोई निशान नहीं मिला और इसी के साथ ग्रेनुई की कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन अंत में मैं एक सवाल पूछता हूँ, इस फिल्म से आपको क्या सबक मिलता है?